लोग, वेलकम टू द साइंस लेक्चर। बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में कुछ पढ़ा था कि भाई मेटल्स किन किन तरीके से ऑकर होते हैं इस नेचर में, एंड उनको अलग करने से पहले हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कैसे ओर को इकट्ठा किया जाता है, उसकी अलग अलग मेथड हमने पढ़ी थी, राइट। आज हम देखेंगे कि कैसे उन ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Extraction of metals. Extraction of metals from its ore. अब देखिए बच्चों, लास्ट टाइम आपको अगर याद हो तो हमने एक टेबल देखा था कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं या जो लो रिएक्टिव होते हैं या मिडल रिएक्टिव होते हैं, कैसे उनको अलग किया जाता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा हाईली रिएक्टिव की। तो बच्चा लोग, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है। वो कर सकते हैं लेकिन वो फिजिबल नहीं है। फिजिबल नहीं मतलब कि बताना किसी काम का नहीं है। क्यों? पहली चीज तो भाई वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज आज हाईली रिएक्टिव मेटल को मेंटेन करके रखना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, इसका ध्यान रखने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, और वो सिस्टम डेवलप करने में काफ़ी खर्चा हो जाता है। सो वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड वहाँ पे हमने छोड़ दी। अब बात आती है रोस्टिंग। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोसेस की बात की थी जिसका नाम था रोस्टिंग। मतलब रोस्टिंग में क्या किया जाएगा, किसी भी ओर को हीट किया जाता है। तो रोस्टिंग में क्या किया जाएगा, आपके जो भी ओर होता है, ओर को गर्म किया जाएगा। इन शॉर्ट, गर्म करने की मदद से, हीटिंग प्रोसेस से हम उनको क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे। भाई रिडक्शन प्रोसेस सुना है ना, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर, पता है ना भाई। सिर्फ ऑक्सीजन को निकालना ही रिडक्शन नहीं होता है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल देना। सो हम क्या करेंगे, उन ओर्स में से अनवांटेड चीजों को हीट करके रेड्यूस कर देंगे। मतलब क्या बन जाएगा, रेड्यूस करके हम उसको बना देंगे ऑक्साइड्स में। फिर उस ऑक्साइड्स को दोबारा रेड्यूस करेंगे किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवा के, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवा के। भाई कभी, और मोस्टली एलिमेंट कौन से होते हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एल्यूमिनियम। कोक, एक्चुअली इसको हम नाम देते हैं कोक। जो कोयला होता है ना, कोक इज अ फॉर्म ऑफ कोयला, कोल। तो भाई उससे रिएक्ट करवा के उसको फिर से रिड्यूस करवाएंगे, मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा एंड हमको हमारा जो मेटल, वांटेड मेटल है, वो मिल जाएगा। ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ रेड्यूसिंग एनी ओर टू मेक इट्स ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड रोस्टिंग। ये डेफिनेशन बच्चे लोग आपके नोट्स में दे रखी है, आपको आप देख सकते हो। अब इसके बाद, अब देखो इसकी प्रोसेस हम नहीं पढ़ेंगे, हमें मेनली देखना है मिडल रिएक्टिव की। ठीक है, चलिए रिएक्शन स्टार्ट फॉर द मिडल। अब अच्छा लोग, जैसे रोस्टिंग है वैसे ही एक और प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन। याद है लास्ट टाइम हमने इसका जिक्र किया था। कैल्सिनेशन में क्या होगा भाई, सेम काम वही रहेगा। रोस्टिंग का काम क्या है कि भाई किसी भी ओर को रेड्यूस करना। बच्चा लोग, अभी हम जो भी स्टेप्स देख रहे हैं ना, इन सभी स्टेप्स को हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम एक सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, एक ओवरले, बाहर का लेआउट देख रहे हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या देखा कि हीट करके उसको रेड्यूस करना। रेड्यूस करने का मतलब है कि जो कुछ ऐसे मेटल्स, जो ऐसे नॉन मेटल्स जो हमारे मेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अलग करना। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन्स को दे देना। सिमिलरली कैल्सिनेशन भी वही होता है, लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी। भाई रोस्टिंग में हम सप्लाई पे ध्यान नहीं देते, ओपन में उसको हीट करते हैं, तो जितनी चाहे ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले लेगा। लेकिन कैल्सिनेशन में क्या होगा, हम ऑक्सीजन को लिमिटेड सप्लाई देंगे। रिडक्शन ही करना है, हमें रिडक्शन ही करना है हीटिंग की मदद से। हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हीटिंग ही करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड कर देंगे। तो वहां पे प्रोसेस का नाम चेंज हो जाता है, रोस्टिंग से हो जाएगा कैल्सिनेशन। और एक थर्ड प्रोसेस है स्मेल्टिंग, वो भी इसी काम के लिए यूज होगा, लेकिन स्मेल्टिंग जो है
वो मोल्टन फॉर्म के लिए किया जाएगा। किसके लिए? मोल्टन फॉर्म। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो है बच्चा लोग, वो हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? सॉलिड और अगर मान लीजिए मेरे पास और अगर मोल्टन फॉर्म में है तो उसको गर्म करके ओके बच्चा लोग, बेसिकली आप इन तीनों का डिफरेंस समझो। तीनों का काम एक ही है कि हीट करेंगे, हीटिंग करने से वो रेड्यूस होगा। रेड्यूस होने का मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स दूसरे मिक्स होंगे, कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड से वो एक मेटल बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। सॉरी, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या फर्क है कि रोस्टिंग में ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड नहीं रहेगा, कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई रहेगा। स्मेल्टिंग, अगर मैं मोल्टन फॉर्म को, भाई चलो मोल्टन फॉर्म क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, लिक्विड फॉर्म बट अ मिक्सचर ऑफ मेनी एलिमेंट्स। इसका मतलब अकेला मेटल नहीं होगा, मेटल के साथ में कोई दूसरा नॉन मेटल होगा, दूसरी इंप्योरिटीज होगी जो कि लिक्विड स्टेट में होगी। सो जब अ मिक्सचर प्रेजेंट इन लिक्विड, उसको हम बोलते हैं मोल्टन। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है और इन्हीं प्रोसेसेस का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे ओर से एक मेटल को एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा प्योर मेटल पाना। ओके, चलिए देखें कैसे क्या रिएक्शंस होंगे। तो भाई सबसे पहले फॉर द मिडल रिएक्टिव मेटल्स, बच्चा लोग मिडल रिएक्टिव मतलब कौन से हो गए? जिंक से शुरू करो, जिंक, आयरन, टिन, लीड एंड कॉपर। जनरली इतने मेटल्स के लिए क्या किया जाएगा? देखो जैसे कि मैं लीड की बात करूं, सो बच्चा लोग लीड को कोक के साथ हीट किया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1400 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पे देखिए, यहां पे टेम्परेचर कंडीशंस आ रही है भाई 1400 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाएगा। अब होगा क्या भाई, एक्चुअली यहां पे लीड जो है वो लीड सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होगा। किस फॉर्म में? लीड ऑक्साइड, सॉरी नॉट लीड सल्फाइड, लीड ऑक्साइड। हम क्या करेंगे, देखो ये ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है। हमने कॉपर कोक के साथ इसको हीट किया। पता है मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्साइड फॉर्म होगा, देखिए अगर सल्फाइड फॉर्म है, सल्फाइड है या कार्बोनेट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रेड्यूस करके ऑक्साइड में लेके आएंगे, फिर ऑक्साइड को फिर से रेड्यूस करके प्योर मेटल में लेके आएंगे। यानी कि ऑक्साइड फॉर्म है। अब जैसे मैंने इसको कोक के साथ रिएक्ट किया 1400 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे मुझे प्योर लीड मिल जाएगा। प्योर लीड मतलब कि लीड मेटल मिल जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे आज ही। एंड यहां पे मुझे मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब इसको बैलेंस करना है तो बच्चों लोग बैलेंस आप खुद कर ही सकते हैं। एंड आई थिंक सब बैलेंस्ड ही है। PbO, Pb वन टाइम, O वन टाइम, कार्बन टाइम। ओके, अब अगर मान लीजिए कि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को ही, देखिए Pb का हो गया, चलिए मैं ये Fe2O3 की बात करता हूं। अगर मेरे पास फेरिक ऑक्साइड है, सिमिलरली हम इसको क्या कर सकते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। जस्ट हमारा काम है इसके अंदर से ऑक्सीजन निकालना, ठीक है। अब अगर मान लो इसका भी रिएक्शन सेम रहेगा, इसका भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा, ठीक है। रिएक्शंस आप आगे खुद लिख सकते हो, आयरन मिल जाएगा एंड CO2 अलग हो जाएगा। अब अच्छा लोग मैं बात करता हूं चलिए कॉपर की। सपोज मेरे पास कॉपर है, Cu2S, कॉपर सल्फाइड। अब जरा ध्यान देना, कॉपर सल्फाइड है, मुझे पहले कॉपर सल्फाइड में से सल्फर को निकालना है। मैं क्या करता हूं, चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देता हूं। एंड बच्चा लोग अच्छा एक चीज, बच्चा लोग ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। किसमें? ब्लास्ट फर्नेस। भैया ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। आपने नाम सुना ना भट्टी, जहां पे ये बेकरी के आइटम्स बनती मतलब भट्टी। इट इज अ काइंड ऑफ भट्टी बट ब्लास्ट फर्नेस।
इसकी जो दीवारें होती है वो हाई टेम्परेचर को झेलने लायक होती है। मतलब ये जो रिएक्शन होता है, बच्चा लोग, ये कभी कभार 1400 से भी ज्यादा, मान लो मैं यहाँ पे कोक ले लूं तो मुझे इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। अब इतना टेम्परेचर झेलने वाली जो दीवार होती है, जो पूरा रूम होता है, एक जो स्पेस होगी, दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस। ओके, सिमिलरली अगर Cu2S को मैं कॉपर, सॉरी, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ओके, अच्छा आप तो यहां ध्यान दो एक चीज, देखो कॉपर सल्फाइड जो चीज है ना, उसको हम सेल्फ रिडक्शन भी कहते हैं, सेल्फ रेड्यूसिंग। सेल्फ रेड्यूसिंग का मतलब है कि जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा एट अप्रोक्सीमेटली 750 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चा लोग सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है कि जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चालू हो जाएगा। अब होगा क्या कि यहां से कॉपर ऑक्साइड हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड, एंड ये जो सल्फर है ये निकल के अलग हो जाएगा। बेटा लोग, मैं अभी बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं बिकॉज आप लोग बैलेंसिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने बहुत ज्यादा सीखा हुआ है बैलेंसिंग को लेकर, तो मेरा फोकस अभी बैलेंसिंग पे नहीं है। ओके, कॉपर सल्फाइड क्या हो गया? सेल्फ रेड्यूसिंग। हमने तो क्या किया? सिर्फ इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, और यहां पे क्या बन जाएगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करें, Cu2, सो मुझे यहां 2Cu करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 and 2 4, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? 2 2 4, सल्फर 1 टाइम, सल्फर 1 टाइम। हो गया बैलेंस? डन। भाई बैलेंसिंग बच्चा लोग बहुत आसान है, हमको बैलेंसिंग पे मेन फोकस नहीं करना है। अच्छा, अब बच्चा लोग एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम भी कई बार रिडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। यानी कि अगर मैं इस Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाऊं, बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक नई प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है। Fe2O3 इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, अच्छा बच्चा लोग देखो, एल्यूमिनियम क्या हो गया? एक हाईली रिएक्टिव मेटल हो गया। तो कई बार जो रोस्टिंग प्रोसेस है, देखो ये भी रोस्टिंग प्रोसेस, ये भी रोस्टिंग प्रोसेस, ये भी रोस्टिंग प्रोसेस, ये भी रोस्टिंग प्रोसेस, हम ये सब रोस्टिंग ही कर रहे हैं, समझ लो। अब कई बार हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट, एक मिनट, ओके बच्चा लोग, तो हमने क्या देखा कि हम एक हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे तो इट इज आल्सो काइंड ऑफ रिडक्शन। लेकिन बच्चा लोग इस समय जो हीट, देखो यहां तक में क्या हो रहा था, हम गर्म कर रहे थे, हीट दे रहे थे, लेकिन ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। हाई अमाउंट ऑफ हीट यहां से प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। रिएक्शन के बाद क्या होगा भाई? ये जो आयरन है ये बेचारा अकेला हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको 2 कर दिया, ऑक्सीजन 3 टाइम, ऑक्सीजन 3 टाइम, एल्यूमिनियम को यहाँ पे 2 कर दिया, नीचे बैलेंस तो हो गया। अब बच्चा लोग ये बहुत 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 हाई टेम्परेचर देगा, बहुत हाई हीट रिलीज करेगा, इसीलिए इस टाइप के प्रोसेसेस को हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके अंदर से बहुत सारी हीट जनरेट होती है, एंड इतनी हीट जनरेट होने के कारण जो मेटल हमको मिल रहा है वो मोल्टन फॉर्म में मिल रहा है। किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में। मतलब मेटल हमको सॉलिड में नहीं मिल रहा, लोखंड नहीं मिलेगा, लोखंड आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, इसको मोल्टन क्यों कहा गया? बच्चा लोग, ये जितने भी मेटल आपको मिल रहे हैं ना, ये प्योर नहीं है, ये 100% प्योर नहीं है, 100% यूजेबल नहीं है। इसको प्योर बनाया जाता है, जिसको हम रिफाइनिंग कहते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब कई बार टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड
भाई ये टिटेनियम जो है एक मेटल है और ये टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ये फॉर्म में हमको नेचुरली अवेलेबल होता है टेट्राक्लोराइड। अब मुझे इसको भी क्या करना है, रेड्यूस करना है, इसके अंदर से क्लोरीन हटाना है। सो हम क्या कर लेंगे, इसको हाईली रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाएंगे जो कि बहुत रिएक्टिव होगा। तो मैग्नीशियम इज आल्सो वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव मेटल। अब जैसे इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ये क्या बना लेगा, MgCl2 प्लस टिटेनियम अलग आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग की बात करें तो भाई Cl4 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, लीजिए ये हो गया बैलेंस। बच्चों ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए जब भी आप हाईली रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाएंगे वो रिएक्शंस हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं, बट इस समय इतनी हीट जनरेट नहीं होगी कि ये लिक्विड में आ जाए, नहीं, ये आपका सॉलिड में ही रहेगा। इसीलिए ये थर्माइट प्रोसेस नहीं है। थर्माइट प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें बहुत हीट प्रोड्यूस हो, जिसके कारण आपका मेटल मोल्टन फॉर्म में आपको मिलेगा। ओके, अब इसी थर्माइट प्रोसेस का यूज करके बच्चा लोग जो आपकी रेलवे की जो पटरियां होती ना उसको वेल्डिंग किया जाता है। जब भाई आपको पता है आज इतना बड़ा सरिया तो आएगा नहीं पटरी बनाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। सो वो वेल्डिंग कैसे किया जाएगा, थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम के साथ उसको हीट किया जाता है। तो वहां पे क्या होगा, पहले तो पटरी का एक मोल्टन फॉर्म जनरेट होगा, उस मोल्टन फॉर्म को ठंडा होने दिया जाता है। अब कोई भी लिक्विड जब यूं पड़ा हुआ है एंड वो मेल्ट सॉलिड बनेगा, ठंडा होगा, सो ऑटोमेटिकली वो चिपक जाएगा। ओके, फिलहाल इतना याद रखना कि रेलवे की पटरियां बनाने के लिए, ट्रैक्स बनाने के लिए थर्माइट प्रोसेस का यूज किया जाता है। समझ आया बच्चा लोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब बच्चा लोग जो देखो अभी जो हमने बात की वो हमने मीडियम की बात की और थोड़ा बहुत हमने बातचीत की हाईली रिएक्टिव की। अब मैं लीस्ट रिएक्टिव की बात करता हूं। लीस्ट रिएक्टिव, तो बच्चा लोग लीस्ट रिएक्टिव में क्या क्या आएगा आपका, जैसे कि मर्क्यूरी आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया। ओके, जनरली ये तीन को ही हम हाई रिएक्टिव में लेते हैं। अब कई बार सिल्वर और गोल्ड जो है वो अपने फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि वो कोई ऑक्सीजन, कोई कार्बन किसी के साथ जुड़े हुए होते ही नहीं है, अकेला गोल्ड राजा होता है। ठीक है, गोल्ड तो भाई कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कभी किसी के साथ। आज मर्क्यूरी जो है वो फिर भी सल्फर के साथ रिएक्ट मिलता है, सल्फाइड के फॉर्म में मर्क्यूरी फ्री स्टेट में भी मिलता है और मर्क्यूरी सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलता है। सिल्वर भी सेम आपको फ्री स्टेट में भी मिलेगा एंड सल्फर के साथ भी यानी कि सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलेगा। अब चलो ये जो है HGS ये आपके सिल्वर का ओर है, इसका नाम है सिनेबार। अभी तकलीफ ये है कि ना ही आप सिनेमा में जा पाते हो ना ही आप बार में जा पाते हो, तो हमने आपको चिढ़ाने के लिए ला दिया यहाँ पे सिनेबार। भाई जस्ट किडिंग, याद रखना कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है डैश इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी, डैश इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। सो क्या आंसर आएगा, सिनेबार। ठीक है, अब अच्छा लोग इसको अगर मुझे सिल्वर लाना है, सॉरी मर्क्यूरी यहां से अलग करना है, व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली ऑक्सीडाइज इट। देखो ये लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो इसको सिंपली गर्म करने से बात बन जाती है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, ये क्या दे देगा आपको HgO प्लस सल्फर। ओके, बैलेंसिंग बाद में करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर मैं इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी हीट कर रहा हूं, चलो ये हीटिंग का सिंबल होता है, ये जो ट्रायंगल है ना इसको हम साइंस की भाषा में डेल्टा बोलते हैं। सिंबल का नाम है डेल्टा और इसका मतलब होता है हीटिंग। मतलब क्या होगा इसका, हीटिंग। तो मैं सिंपली अगर उसको हीट कर रहा हूं तो मुझे ऑक्साइड मिल जाएगा, या मैं अगर उसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के हीट कर रहा हूं तो भी मुझे HgO प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। अब ये जो HgO आया, भाई ध्यान से सुनना, यहां से चाहे ये रिएक्शन करो चाहे ये रिएक्शन करो, जो मुझे मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला
उसको मैं फिर से हीट करूंगा ऑक्सीजन के साथ, फिर से हीट करूंगा विदाउट एनी अदर कंपोनेंट, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ ही वो रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे मुझे प्योर सिल्वर एंड ऑक्सीजन अलग होते हुए दिख जाएंगे। ओके, बैलेंस कर पाओगे आप? बैलेंस आपको खुद करना है, ठीक है। अब अगर मैं Ag की बात करूं सिल्वर की, तो भाई Ag मर्क्यूरी के भी कंपैरिजन में लीस्ट रिएक्टिव है। आज मर्क्यूरी से भी ज्यादा कम रिएक्टिव कौन है? सिल्वर। तो सिल्वर के समय ये प्रोसेस काम नहीं आती है। देखो बच्चा लोग, ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। ये मैंने अपने घर पे नहीं बनाई हैं, या मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बस ऐसा होता है। भाई एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, भाई ये ऐसे ही पॉसिबल है। अब आप बोलो कि सर इसको भी आप गर्म कर दो तो आपको सिल्वर मिल जाएगा, तो नहीं, वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ये इतना रिएक्टिव नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। आज सिल्वर फिर भी कहीं ना कहीं कर गया हीटिंग करने की वजह से, लेकिन ये वो भी नहीं कर पा रहा। अब किया क्या गया भाई, इसको पोटेशियम साइनाइड में डिसॉल्व किया गया, पोटेशियम साइनाइड में डिसॉल्व किया गया। जैसे ही इसको पोटेशियम साइनाइड में डिसॉल्व करेंगे, आपका पोटेशियम साइनाइड जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, K प्लस Cn माइनस। अब किया क्या जाएगा, मतलब ये सिल्वर सल्फाइड एंड आपका ये Cn माइनस जो आयन है, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। देखिए AgCN ट्वाइस माइनस, ठीक है बच्चा लोग। बैलेंसिंग करते समय यहाँ पे 4 आता है एंड यहाँ पे भी 4 आएगा, बट फिलहाल आई एम नॉट गोइंग फॉर बैलेंसिंग, आई एम मस्ट इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ रिएक्शन हैपनिंग हियर। तो बच्चा लोग देखो, ये चीज इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। ये एक्चुअली अपने आप में एक पॉजिटिव चीज होती है। इसके अंदर अगर थोड़ा मैं आगे जाके बात करूं, तो बच्चा लोग इसके अंदर थोड़े इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं इसके कंपैरिजन। भाई जैसे डिसॉल्व करूंगा, ये भी आयनाइज, ये भी आयनाइज, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव एटम है, ये एक पॉजिटिव कंपाउंड है। सो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो गया। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पोटेशियम निकल के बाहर कहीं चला जाएगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा। हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या हो रहा है, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं पॉजिटिव, बट एक्चुअली ये होता न्यूट्रल है। सो आज हुआ क्या कि इस चीज ने इसको जाके धक्का मारा, आयोनाइज हो गया, K प्लस को हटा दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ रखा है। सो ओवरऑल जो ये कंपाउंड बना, ये नेगेटिव कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड को AgCN ट्वाइस, इस कंपाउंड को अब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। किसके साथ? जिंक के साथ। अब यहां पे क्या होगा, आपका Ag, सॉरी ये S लिखना भूल गया, यहां पे AgS आएगा, सॉरी। अब ये जो है, ये पूरी चीज में से सल्फर अलग हो जाएगा, नॉट सल्फर, सिल्वर अलग हो जाएगा एंड जिंक जो है वो सिल्वर की जगह पे आ जाएगा। क्या ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चा लोग अब इन दोनों का भी आयोनाइजेशन, भाई Zn का वैलेंसी क्या होती है, प्लस या माइनस? Zn प्लस 2 होता है ना। और यहां का अगर मैं आयोनाइजेशन करूं, तो बच्चा लोग अब आयोनाइजेशन कैसा होगा, Ag अलग प्लस सल्फर साइनाइड, ये कुछ रिएक्शन होगा। तो अब होगा क्या, Zn इसकी जगह ले लेगा। भाई Zn ज्यादा रिएक्टिव है ना, Zn इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो वापस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके यहां पे ZnSCN माइनस आ जाएगा, सॉरी ये ट्वाइस बाहर ना, एंड ये मिल गया मुझे सिल्वर अकेला। सो भाई कई बार जो लिस्ट रिएक्टिव है उनको अलग करने के लिए इस टाइप के रिएक्शंस भी करवाए जाते हैं। समझ आया बच्चों? पहले हमने क्या किया, पोटेशियम साइनाइड में, ये इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड,
पोटेशियम साइनाइड में इसको डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने की वजह से इसका आयोनाइजेशन हुआ, आयोनाइजेशन की वजह से Ag2S ने इसकी जगह ले ली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया एंड फाइनली एक आयन बन गया। बच्चा लोग इट इज नॉट ए न्यूट्रल कंपाउंड, इट इज अ आयन। देखा, आप देख सकते हो इस आयन को फिर हमने Zn के साथ रिएक्ट करवाया, ऑब्वियसली Zn आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Zn आयन इसकी जगह ले लेगा और सिल्वर को वापस बाहर कर देगा। सो इन दिस वे विल गेट सिल्वर एज अ मेटल। ओके बच्चा लोग, ओके बच्चा लोग, अभी हमने जितने भी प्रोसेस देखी उन सभी प्रोसेस से हमने क्या किया, मेटल्स को उसके ओर में से निकाल लिया। लेकिन ये जो मेटल्स है ना अभी प्योर नहीं है, 100% यूजेबल नहीं है। क्यों भाई, इसमें कोई दूसरे कोई इम्प्योरिटी हो गई, जैसे मान लो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह अभी भी रह गई होगी, या मान लीजिए किसी नॉन मेटल के कुछ आयंस इसके साथ होंगे, या मान लीजिए किसी दूसरे मेटल के और भी इसमें मिक्स हो गए होंगे। मतलब अभी 100% प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज इसमें अभी भी ऐड है, और इन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं स्कम। स्कम का मतलब क्या है कि भाई द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटालिक और आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द ओर। क्या बोल सकते हैं आप, इम्प्योरिटी प्रेजेंट in the metallic or after या in metals, metallic और से अच्छा in metals after extracting it from its ore। अब इन छुपी हुई इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए जो प्रोसेस होती है उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसका मतलब कि एक्सट्रैक्शन करने के बाद भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज ऐड हो जाती है। अच्छा, इंप्योरिटी क्या क्या टाइप की होगी भाई, जैसे कि मैंने कहा और ऑफ एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल, या तो हो सकता है आयंस ऑफ नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल के कुछ आयंस रह गए होंगे, ऐसी इंप्योरिटीज को हम कहते हैं स्कम, ठीक है। अब बच्चा लोग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी अलग अलग मेथड यूज की जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई किस टाइप का मेटल है, किस टाइप के मेटल को हमको प्योरीफाई करना है। भाई एक प्रोसेस यूज होती है डिस्टिलेशन, आपने 9th में इसका नाम सुना था, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद है भाई। क्या फंडा था उसका कि अगर दो, ऑब्वियसली डिस्टिलेशन किसके लिए किया जाएगा, उन ओर्स के लिए किया जाएगा या उन मेटल्स के लिए किया जाएगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होंगे। किसमें? लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब इसमें से एक मेटल ऐसा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड से ज्यादा होगा। समझ आ रहा है भाई? डिस्टिलेशन प्रोसेस 9th में पढ़ा था, उसमें क्या था कि जब दो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं लेकिन उसका मिसिबल लिक्विड, कुछ याद आया? मिसिबल लिक्विड था, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कम था और ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस कुछ कंडीशन थी, तो उसमें हम क्या करते थे, हीट करते थे, बॉईल करते थे। बॉईल करने की वजह से जिसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉईल हो जाएगा, वेपर बनेगा, उसको फिर से हम कंडेंस करेंगे तो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और जो नीचे बच जाएगा वो दूसरा मेटल हो जाएगा। इन शॉर्ट के जो मेन मेटल है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जो स्कम वगैरह था, इंप्योरिटी थी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको लेके अलग कर देंगे। सो इंप्योरिटी अलग एंड जो मेटल हमको चाहिए वो। चलो डिस्टिलेशन के बाद सेकंड प्रोसेस आती है पोलिंग। मतलब पोलिंग जो है आप बोल सकते हो कि एक जूने जमाना टाइप का एक प्रोसेस है। इसमें ऑब्वियसली आज के समय में बहुत यूज नहीं होता है, बट किसी समय, बहुत पहले के समय में यूज होता था। इसमें किया जाएगा कि भाई आपकी जो भी मोल्टन फॉर्म रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो मेटल मोल्टन फॉर्म में होगा,
उसको यूज किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, आपके मोल्टन मेटल को इधर ले लिया जाएगा एंड उसको एक स्पेशल ग्रीन वुड से स्टीर किया जाएगा। किस चीज से? ग्रीन वुड। भाई स्पेशल टाइप का एक वुड है, ठीक है, उससे इसको स्टीर करके ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हीट किया जाएगा, थोड़ा बहुत। अब होगा क्या कि हीटिंग और स्टीरिंग करने की वजह से जो इसकी इंप्योरिटीज होगी वो गैसियस, ये जो गैसेस जो इंप्योरिटी जा रही है, हम ऐसे कहते हैं कि ये स्कम जो है, स्कम जितने भी वो गैसियस फॉर्म में निकल के जा रहे हैं। बच्चा लोग कई बार स्कम को स्लैग का भी नाम दिया जाता है। नाम अलग अलग है, काम देखिए भाई, स्कम बोल लो, स्लैग बोल लो। इससे पहले हमने पता है कुछ चीज पढ़ी थी, गैंग्यू, याद है कुछ? अरे भाई वो भी तो इंप्योरिटी थी, लेकिन ये कैसी इंप्योरिटी थी कि भाई मिट्टी टाइप की, पत्थर टाइप की, वैसी इंप्योरिटी। और ये इंप्योरिटी अनवांटेड मेटल्स या अनवांटेड नॉन मेटल्स या अनवांटेड आयंस, मतलब हमको जो मेटल चाहिए उसके साथ इक्का दुक्का यहाँ वहां थोड़ा बहुत ऐसी चीजें आ जाती है जो मेटल है, नॉन मेटल, मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है, बट वो हमें चाहिए नहीं, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो प्रेजेंट है, तो उसको हमने स्कम का नाम दे दिया। ओके, चलिए अब थर्ड प्रोसेस होती है लिक्वेशन। क्या चीज? लिक्वेशन। अब चलो लिक्वेशन क्या होता है भाई, ये कहां पे यूज किया जाता है? ऑब्वियसली ये तीनों प्रोसेस हम मॉल्टन के लिए ही यूज करने वाले हैं, ये भी मॉल्टन के लिए यूज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आपके जो मेन मेटल है जो हमको चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। एज पर एग्जांपल टीन, भाई जैसे कि मान लो अगर टीन का कोई मेटल है जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, तो अब टीन का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होगा, लेकिन इसके साथ जो इंप्योरिटीज होंगे वो इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट काफी होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्लोपी रीजन में इस पूरे मिक्सचर को हम यहाँ पे छोड़ देंगे एंड नीचे से थोड़ा बहुत क्या करेंगे, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मेल्ट होना मतलब पिघलना, एम आई राइट? समझ लो क्या बोल रहा हूँ? एक मिनट, तो बच्चे लोग सॉरी माय मिस्टेक, भाई हम यहाँ पे मोल्टन फॉर्म नहीं लेंगे, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म लेंगे। अब क्या कर दिया हमने, उस सॉलिड फॉर्म को यहाँ पे रख दिया एंड नीचे से थोड़ी बहुत लिमिटेड अमाउंट में हीट देना शुरू कर दिया, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। होगा क्या कि भाई यहां से जो टीन है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वो आप उसको अलग ले सकते हो एंड बाकी की जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो इधर का इधर ही रह जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्वेशन, जिसमें हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बहुत ही बेसिक मेथड दी है। अब सबसे मेन मेथड है भाई, कुछ ऐसे मेटल्स है जिनमें ये कोई भी टेक्निक काम नहीं आती, तो उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, पूरा है नोट्स में। ये बैंगो नहीं है ना, डायग्राम अब देखिए, लास्ट and fourth process of refining of metals, that is electrolytic refining। बच्चे लोग आपने कभी भी गोल्ड प्लेटिंग का नाम सुना है? और एक मिनट, क्या लिखा, गोल्ड प्लेटिंग, भाई सोने का पानी चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाई जाती है, पता है ना? वैसी ही प्रोसेस ये, सेम टू सेम वैसी प्रोसेस, बस अंदर के इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या है, देखिए जिस मेटल को मुझे प्योर करना है उस मेटल का मैं प्योर फॉर्म यहां पे ले लूंगा। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है कॉपर का, तो हम क्या करेंगे, कॉपर का प्योर मेटल ले लेंगे, प्योर कॉपर रॉड। ठीक है, रॉड का वर्ड भी यूज करते हैं, या इसको हम चलो बताता हूँ, ये चीज बताता हूँ बाद में।
एंड जिसको मुझे सफाई करनी है, मतलब जिसको मुझे प्योर करना है, उसका इम्प्योर फॉर्म। अगर मुझे कॉपर को इम्प्योर करना है ना, सो मैं क्या करूंगा, कॉपर का इम्प्योर मैटर यहां पे ले लूंगा। अब मैं क्या कर दूंगा, एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन यहां पे ले लूंगा। जैसे कि अगर मुझे कॉपर को अलग करना है, सो मैं यहां पे एसिडिक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूंगा, CuSO4 -2 + 2। ओके, कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन लूंगा। ये सॉल्यूशन ऑब्वियसली आप जिस मेटल को साफ कर रहे हो उसी का सॉल्ट होना चाहिए। तो भाई हमने क्या कर दिया, जिस मेटल को प्योर करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको कनेक्ट कर देंगे हम बैटरी से। ठीक है, ये टर्मिनल्स, हाँ भाई 12th चैप्टर में पढ़ा है ना, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस। अब जो प्लस है बच्चों लोग, उसको देखो, ये एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम एक लिक्विड लेते हैं, उसमें दो मेटल डालते हैं और उसमें करंट पास करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। और इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। क्या टर्मिनोलॉजीज, कि भाई जिस रोड को आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हो उसको हम कैथोड कहते हैं, एंड जिस रोड को आप माइनस के साथ कनेक्ट कर रहे हो उसको हम एनोड कहते हैं। कैथोड, एनोड। अब बच्चों तो याद रखना कि जो प्योर फॉर्म लोगे वो आप कैथोड के ऊपर लोगे, मतलब उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, एंड जो इम्प्योर फॉर्म है वो उसको आप हमेशा माइनस से कनेक्ट करेंगे। ओके, एंड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये जो दो रोड है जिसको आप किसी लिक्विड में डालते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोड। मतलब जिस मेटेलिक पार्ट को आप लिक्विड में डुबो रहे हो दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब एक इलेक्ट्रोड बन गया कैथोड, एक इलेक्ट्रोड बन गया एनोड, एंड जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ लिक्विड फॉर्म उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट वी से, इलेक्ट्रोलाइट। अब मतलब जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे, बैटरी से क्या होगा, कनेक्ट चालू होगा, व्हाट वी से, करंट चालू होगा। करंट कहां से कहां जाएगा, इधर से यूं जाएगा करंट। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब चलो ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऊपर, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, मतलब होगा क्या कि भाई ये जो कॉपर का है, कॉपर का रोड है, यहां से कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे, Cu2+। भाई एक्चुअली हमने Cu2+ लिखा है, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो वो प्लस होता जा रहा है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, यहां से कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्लस होता जाएगा ना, भाई नेगेटिव चार्ज निकलता जाएगा तो ये पॉजिटिव बनता जाएगा, मतलब यहां से कॉपर हम लोग निकाल रहे हैं। अब जैसे यहां के इलेक्ट्रॉन लिक्विड में आया, ये जो CuSO4 था ये टूट गया, ये आयोनाइज हो गया। कैसे आयोनाइज हुआ, Cu2+ प्लस SO4 2-। इस तरीके से आयोनाइज हो गया, क्यों, बिकॉज हमने करंट पास किया। अच्छा, अब यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन निकल के लिक्विड में आ रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारे इस कॉपर के पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ये आयोनाइज हुआ तो इसके दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ये चला गया एंड ये बन गया कॉपर। अब ये क्या है भाई, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है। देखो एक्चुअली वो क्या रहा है कि ये आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज होने के बाद इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो वो इलेक्ट्रॉन करंट की वजह से बहना चालू कर देंगे। क्या होगा, बहना चालू कर देंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां पे, और अब हम ऐसा कहते हैं, देखो एक्चुअल रिएक्शन ये हो रहा है, एक्चुअल प्रोसेस ये हो रहा है, बट अगर मैं स्वीट एंड शॉर्ट भाषा में अगर आपको समझाऊं तो यहां से कॉपर निकल के यहां चला गया, यहां का कॉपर निकल के यहां चला गया। अरे भाई वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो धीमे धीमे उसका रंग जो है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो यहां से यहां आती जाएगी ना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहे हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मतलब एक रास्ता बन गया, इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन तो किसी का भी हो उसको तो ना फर्क पड़ता है, मैं इलेक्ट्रॉन तो बोल रहा है भाई मैं चलूंगा करंट आएगा, उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं सल्फर में से निकल रहा हूं, कि मैं SO2 में से निकल रहा हूं, कि मैं कॉपर में से निकल रहा हूं, भाई मैं निकल रहा हूं, दैट्स इट। करंट जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
अब इलेक्ट्रॉन को रास्ता, अभी ये लिक्विड है, इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होता है अगर उसका कनेक्शन हो तो, सो यहाँ पे कनेक्शन लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है। यही सबसे खास बात है, लिक्विड के फॉर्म में क्यों हो रहा है, बिकॉज ये आयोनाइज हो रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहां से इसको जाने का एक रास्ता मिल रहा है, मतलब लिक्विड जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इसका कॉपर निकलता जाएगा और यहाँ पे चढ़ता जाएगा, और यही चीज होती है गोल्ड प्लेटिंग में भी, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? तो एट द एंड होगा क्या, एट द एंड होगा क्या, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर था, कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या बन गया Cu2+, और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो गया भाई, कैथोड के ऊपर भाई एक्चुअली यहां का रिएक्शन जो है ना हम वो कैथोड का कहते हैं, बिकॉज यही तो यहां से यहां जा रहा है। सो हम क्या बोलेंगे कि भाई आपके पास जो Cu2+ था, जो Cu2+ था उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन आके मिल गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए इस वाले के पास, लिक्विड वाले के पास, सो ये क्या बन जाएगा Cu। इन शॉर्ट यही कॉपर इसके ऊपर धीमे धीमे चढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? इस तरीके से हमको एक प्योर कॉपर इधर मिल जाएगा। अब चलो, जब यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, सो इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब होता है कि इस लोखंड, इस रोड के ऊपर जो भी चीजें हैं वो निकलती जाएगी, कॉपर भी निकलेंगे, साथ में इंप्योरिटीज भी निकलेगी। अब कॉपर का तो भाई प्रॉपर्टी है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन जो इंप्योरिटी निकल रही है वो यहाँ पे आके बस जाएगी, यहाँ पे आके बैठ जाएगी, और इसको हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहा जाएगा इसको, एनोड मड, बिकॉज ये एनोड में से निकल रही है, सॉर्ट ऑफ मिट्टी जैसी है। भाई इंप्योरिटी होगी, मिट्टी जैसा हो गया, मिट्टी एक्चुअली नहीं होती है, इसको खाली नाम ऐसा दिया गया एनोड मड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम किसी मेटल को उसके इम्प्योर फॉर्म से उसके प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। ये एक्चुअली पहले से प्योर था, तो जो इसका जो कॉपर था वो हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है बच्चा लोग? सो यहां पे ये प्रोसेस और ये चैप्टर दोनों ही फिनिश होता है। ओके।